back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I am fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be covering the important question answers of the chapter Journey to the End of the Earth. ये question answers मैं इसीलिए important बोल रहा हूँ because इन चारों के चारों question answers में आपको वो सारी बातें देखने को मिलेंगी जो इस chapter में cover की गई हैं. साथ ही साथ आप इन सारे points को use कर सकते हो अपने बाकी के answers में just to make them more attractive and presentable. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लीज इस वाले वीडियो को देख लेना जरूर. आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और फिर आके आराम से अपनी नोटबुक लेके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी पढ़ लेना. चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका. हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस. कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो ट्रैप्ड है, अंटार्कटिका में कैद है, और किस तरह ये स्टडी इस रीजन की हमारे लिए यूजफुल होगी, हमारे लिए काम की होगी. तो आंसर देखते हैं. द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका शोज दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ अ सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड गोंडवाना. स्टडी बताती है कि इंडिया और अंटार्कटिका एक समय में पार्ट थे ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना. द सुपर कॉन्टिनेंट exists 650 million years ago. The climate of Gondwana was much warmer. It fostered a huge variety of flora and fauna. ये जो हमारा कॉन्टिनेंट था ये ऑलमोस्ट 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट किया करता था और यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा वार्म था. इसी वजह से यहाँ का फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा रिच एंड बहुत ज्यादा डाइवर्स था. Then about 150 million years ago, dinosaurs were wiped out. The age of mammals started. Gondwana was forced to separate into countries. और फिर कुछ 150 मिलियन ईयर्स पहले जो डायनासोर्स थे उन्होंने अपनी विदाई ले ली और उसके बाद में ह्यूमंस आ गए एग्जिस्टेंस में. एंड उसी के बाद धीरे 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 शिफ्टिंग हुई लैंड मास की और इंडिया और हमारा अंटार्कटिका अलग हो गया. And that is when the Gondwana supercontinent came to an end. The globe was shaped much as we know it today. A cold circumpolar current was created. It made Antarctica frigid. Thus, we can say that the world's geological history is really trapped in Antarctica. उस टाइम पे जब अलग हुए ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, जब डिवीजन हुआ इनमें, तो इनके अलग होने की वजह से एक सर्कमपोलर करंट बन गया जिसने अंटार्कटिका को इतना ठंडा बना दिया, इतना फ्रिजिड बना दिया. और इसीलिए शायद हम ये बात बोल सकते हैं कि अंटार्कटिका में दुनिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री का एक पूरा भंडार आज भी कैद है. बस दिक्कत यह है कि कैद है तो उसको कैद से बाहर निकालने के लिए ना तो सबके पास में हिम्मत है और ना ही अभी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है कि आप वहां जाके जी भर के रिसर्च कर लो. सो दैट इज व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट यस, अंटार्कटिका इज ट्रैप्ड विद द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स जियोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब इस क्वेश्चन का आंसर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. रीजन इज, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको पूरे चैप्टर की एक समरी मिलेगी और वही समरी में से अलग अलग पॉइंट्स आपको बाकी सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे. तो देखते हैं आंसर. इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, देयर इज द ओनली प्लेस दैट इज अंटार्कटिका. अगर हमें अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पढ़ना है तो सिर्फ एक जगह है और वो है अंटार्कटिका. टू विजिट अंटार्कटिका इज टू बी अ पार्ट ऑफ द अर्थ्स पास्ट हिस्ट्री. We come to know that about 650 million years ago, there was a giant supercontinent in the south. It was called Gondwana. India and the Antarctica were parts of the same landmass, Gondwana. कहा जाता है कि भाई अंटार्कटिका जाना ऐसा है जैसे मानो अर्थ की एक एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट बनने जैसा. 650 मिलियन ईयर्स पहले हमें पता है कि गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था. फिर बाद में अंटार्कटिका और इंडिया अलग हो गए उस कॉन्टिनेंट से एंड देन वो कॉन्टिनेंट खत्म हुआ. बट ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक टाइम पे उस सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे
Humans had not arrived on Earth. The climate of Antarctica was much warmer. It had a huge variety of flora and fauna. Dinosaurs became extinct. The age of mammals started. The landmass was forced in to be separated into countries as they exist today. देखो अब इसमें भी बात वही हो रही है पर तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उस टाइम पे ह्यूमंस थे नहीं, क्लाइमेट और टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म था, वहां पे फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी बहुत थी। उसके बाद डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और ह्यूमंस ने आके बागडोर संभाल ली और उस टाइम पे लैंड मास जो था वो सेपरेट हुआ, मेकिंग दीज कंट्रीज जैसी कि वो आज एग्जिस्ट करती हैं। द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका also helps us to understand the Earth's present and future as well. पास्ट की तो बात हमने कर ली, लेकिन अंटार्कटिका में आज भी अर्थ के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री is trapped here in Antarctica. We can study the Earth's past. About 90% of the Earth's total ice is stored here. There are no trees, buildings, or other human settlements in Antarctica. Here we see glaciers melting and ice caps falling. We can relate them to the results of global warming. Antarctica also warns us for the future. It warns the end of the world if the West Antarctica ice sheets melts entirely and the Gulf Stream ocean current is disrupted. कहा जा रहा है कि पास्ट में तो हमें पता है कि ये गोंडवाना का एक पार्ट था, लेकिन प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इस टाइम वर्ल्ड की 90% ऑफ आइस आपको एंटार्क्टिका में देखने को मिलती है। और बात हो अगर फ्यूचर की तो एंटार्क्टिका में देखो कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, इंसान नहीं है, कोई आपको वहां पेड़ नहीं मिलेंगे, कोई आपको सिविलाइजेशन नहीं मिलेगी, मिलेगा तो सिर्फ बड़े बड़े ग्लेशियर्स और आइस कैप्स का पिघलना। और ये मेल्टिंग हमें दिखाती है कि ग्लोबल वार्मिंग सच में एग्जिस्ट करती है और आने वाले टाइम में अगर हमारा जो सदर्न पार्ट है एंटार्क्टिका का, वहां की जो हमारी आइस शीट्स हैं वो मेल्ट कर गई अगर, और साथ ही साथ वहां का करंट जो है उसमें चेंजेस आए, तो ये इम्पैक्ट डालेगा हमारी पूरी लाइफ पे, हमारे वर्ल्ड पे, पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ पे। What will happen if the global warming results in constant melting of icebergs? क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग लगातार कंट्रीब्यूट करेगी towards the melting of ice? It will bring disastrous results. The further depletion, decadence of ozone layer will affect sea animals, vegetation, and humans very adversely. There is no place in the earth except Antarctica where we can find the records of present, past and future. ये बहुत ही खतरनाक रिजल्ट्स लेके आएगी अगर ऐसा होता है, और इसकी वजह से वहां की पूरी वेजिटेशन, वहां की पूरी लाइफस्टाइल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारी भी जो लाइफस्टाइल है, जो लाइफ है, जो एग्जिस्टेंस है, वो भी खतरे में आ जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि एंटार्क्टिका से बेटर जगह कोई नहीं मिलेगी जहां पे आपको अपने अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देखने को मिले। Thus, Antarctica is the perfect place to go to understand the Earth's present, past and the future. और इसीलिए एंटार्क्टिका ये माना गया है कि वो एक परफेक्ट पॉइंट है to study about each and every aspect of your planet Earth, be it the past, the present or the future. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, what lessons are we able to learn from Antarctica? While in Antarctica we can see ice sheets breaking, water level rising, seals taking sun bath on the ice floes. अंटार्कटिका में हम देखते हैं कि भाई आइस की जो चादरें हैं वो टूटती हैं और जो पानी का लेवल है वो बढ़ता है, और साथ ही साथ जो सील्स हैं वो आराम से धूप में लेट के धूप सेक रही हैं, चिल मार रही हैं। We can also walk on the thin layers of ice and feel the life under our feet. हम वहां पे बर्फ की चादर के ऊपर चल सकते हैं और अपने पैरों के नीचे फील कर सकते हैं लाइफ को, क्योंकि उसके नीचे पानी है, पानी के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मरीन लाइफ है, तो वी कैन इजीली फील द लाइफ अंडर आवर फीट। We can see icebergs as big as a small country. We will be shocked to hear that these ice sheets were many times bigger
than their present size a few years ago. हम वहां पे इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखते हैं, आइसबर्ग्स देखते हैं, जो एक छोटी सी कंट्री से भी ज्यादा बड़े हैं। बताया गया है चैप्टर में कि बेल्जियम से बड़ा एक आइसबर्ग अंटार्कटिका में पाया गया था। और ये बात जान के भी बड़ा ही एक सरप्राइज और शॉकिंग सा फील होता है कि ये सभी आइस शीट्स एक टाइम पे कुछ सालों पहले ही आज से कहीं ज्यादा बड़ी थी और विद टाइम ये धीरे 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 कम होती जा रही हैं। सो जस्ट इमेजिन द साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑल दोज आइसबर्ग्स एंड द ग्लेशियर्स। You will see a green patch of phytoplankton, a microscopic grass that feeds the entire marine life. Last of all, if you dig a bit, you will be lucky to see the fossils of 500,000-year-old animals, plants and birds that got killed in the previous ice age. वो कहते हैं कि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन भी मिलता है, एक छोटी सी मरीन ग्रास है जो सभी मरीन एनिमल्स को जिंदा रहने में हेल्प करती है। एंड आपको सोच के बड़ी हैरानी होगी कि अगर आप थोड़ी सी डिगिंग करते हो, खुदाई करते हो वहां पे, तो आपको ऑलमोस्ट 500,000 ईयर्स पुराने फॉसिल्स मिलेंगे ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स जो पहले आइस एज जो आया था उसमें खत्म हो गए थे। उनके आपको वहां पे फॉसिल्स भी देखने को मिल जाएंगे। फ्रॉम ऑल दिस वी आर एबल टू लर्न द लेसन ऑफ द डेथ ऑफ द प्लैनेट अर्थ। और इस सबसे हम ये लेसन देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि अर्थ प्लैनेट जो है हमारा, उसकी डेथ एक्चुअली में बहुत इमिनेंट है हमारी वजह से। हम इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी अर्थ को दैट द एंड माइट बी नियर। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स? हाउ आर दे इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ सर्वाइवल? व्हाट डज द पैरेबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टीच अस? फाइटोप्लैंक्टन टर्म की बात हुई है चैप्टर में, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है कि आखिर वो क्या है और किस तरह वो इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, और उसका जो डिस्कशन है वो हमें क्या सिखाता है। फाइटोप्लैंक्टन इज अ सिंगल सेल्ड ग्रास दैट फीड्स द एंटायर सदर्न ओशंस मरीन लाइफ। फाइटोप्लैंक्टन एक सिंगल सीड ग्रास है जिसमें कि इतनी ताकत है कि वो पूरे के पूरे मरीन लाइफ को फीड करती है, उनके लिए एक सर्वाइवल का जरिया है। These microorganisms require a low degree of temperature for their survival. इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, बट ड्यू टू द ओवरहीटिंग एंड द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स देयर एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेंड। लेकिन आज के टाइम में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ गई है, और अगर वो खतरे में आके या फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए तो उसका इम्पैक्ट सभी मरीन एनिमल्स पे पड़ेगा जो भी उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं, एंड हेंस all of the climate and the food chain will be disrupted. The message for the humans is to take care of the small things so that the bigger things will also fall in place. मैसेज बड़ा ही सिंपल है लेकिन बहुत सोचने वाला है कि ह्यूमन बींग्स को आज के टाइम में जरूरत है टू टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, और अगर हम इतना कर लेते हैं तो जो बड़ी चीजें हैं, द बिग थिंग्स, they will automatically fall into right place. वो खुद सही जगह पे आ जाएंगी and the earth will be saved. But हमारी जिम्मेदारी है कि हम छोटी चीजों पे ध्यान दें, ना कि सिर्फ बड़ी चीजों के बारे में सोच के बैठे रहें या फिर परेशान होते रहें। That's it for this chapter, and those were the 4 important question answers. ये important हैं क्योंकि इनमें सारे ही पॉइंट्स कवर किए गए हैं, तो प्लीज चारों के चारों क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ लो, सारे की पॉइंट्स को अपने आप लिख लो, एंड यू कैन यूज दीज की पॉइंट्स इन योर अदर आंसर्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड बेटर देन इट वाज बिफोर। I hope you liked the video, and if you did, please tell me in the comment section below. Also hit the subscribe button if you haven't, to stay connected to all the content that keeps on coming to your way. Preparation is going on, and so are we. Thank you for watching the video. I'll see you in another video. Till then, please take care, keep studying, and bye-bye.